साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ्स विथ AKS में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पहला सवाल जिसमें संख्या लिखी है 140। ये हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर दोबारा भी 2 का भाग चला जाएगा, 35। और 35 में 5 का भाग देंगे, 5 से बन जाए 35, 7 बन जाए 7। अतः 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अतः 140 हम 2 यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है तो 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। यही आंसर है। देखिए हमें सवाल मिला है 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो 156 को 2 से भाग दिया जा सकता है, तो दोबारा भी 78 में भी 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 39 में 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जा सकता है। और 13 में 13 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आने पर हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। अतः हमने देखा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 2 है वो 2 बार लिखा हुआ है। 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। यही आंसर है। 3825 के हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं हम 3 से इसको विभाजित कर सकते हैं। दोबारा भी 3 का भाग दिया जा सकता है। अब हमने इनके 425 के अंकों का योग करके देखा, 11 आने पर ये 3 से विभाज्य नहीं हो सकता है। अतः अब हम 5 का भाग देंगे। 85 में भी 5 का भाग जा सकता है। और 17 इस प्रकार 3825 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 इंटू 5 इंटू 17। इसे हम गुणा में घातें जुड़ जाती हैं वाला नियम लगा के लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर, 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर इंटू 17। इस तरह से लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है 5005। चलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं।
तो सबसे पहले इसमें 5 का भाग दिया जा सकता है। अब ये 5 से विभाजन नहीं होगा तो हम इसमें 7 का भाग दे सकते हैं। तत्पश्चात 143 11 से विभाज्य हो जाएगा। 13 को केवल 13 से ही विभाजित किया जा सकता है। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल देखिए। 7429 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 7429 को हम 7429 को सीधे 17 से विभाजित करेंगे। चार सौ 5वां सवाल स्टार्ट करते हैं। 7429 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 17 से विभाजित करेंगे। उसके पश्चात 19 से विभाजित करेंगे और 23 को 23 से विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रकार 7429 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। यही हमारा आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो हमें यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले प्रश्न मिला है 26 और 91। तो हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम HCF और LCM निकालेंगे। तो देख सकते हैं कि जो 2 से भाग दीजिए 13 आ जाएगा। 13 में तो 13 का ही भाग जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी तरफ 91 लिखा हुआ है। 3 से भाग दीजिए, नहीं जाएगा। इक्यानवे को विभाजित कर रहे हैं, 7 से विभाजित कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो 26 है उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। अब हम HCF निकालेंगे 26 और 91 का।
HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में से कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं। तो केवल 13 ही ऐसा गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है। तो HCF हो गया 13। LCM कैसे निकालेंगे? LCM में हम अभाज्य गुणनखंड को ले लेंगे और अन्य गुणनखंडों को भी लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 13 उभयनिष्ठ है, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो 13 तो आना ही है। इसके पश्चात 2 को भी लेना है और 7 को भी लेना है। तो इस तरह से हमें HCF और LCM ज्ञात करने के पश्चात अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखेंगे। हाँ जी, तो अब हम ज्ञात करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। 26 इंटू 91, तो इनका गुणनफल हमें प्राप्त होगा 2366 एवं HCF 26 और 91 का और LCM 26 और 91 का ज्ञात करेंगे। तो HCF आया था 13 और LCM आया है 182। जब इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो यही यानी 2366 प्राप्त होगा। अतः दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर आ गया HCF 26 91 का गुणा LCM 26 और 91 के बराबर। दोनों साइड से हमें एक जैसा मान प्राप्त होगा जो कि होगा 2366। तो हम कह सकते हैं कि जांच सत्य है, अतः कथन की जांच सत्य है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए जिसमें संख्याएं हैं 510 दी गई संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल तो बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, 510 गुणा 92 हमें मिलेगा 46,920। इसके पश्चात हम 510 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 510 को 2 से विभाजित किया जा सकता है। तीन से विभाजित कर सकते हैं। 5 से विभाजित कर सकते हैं।
17 को 17 से विभाजित किया जा सकता है। इसी तरह से हम इसी तरह से हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हम 92 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 से विभाजित करते हैं। दोबारा भी 2 से विभाजित करते हैं। 23 को 23 से विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रकार 510 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। एवं 92 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब हम HCF निकाल सकते हैं। HCF ऑफ 510 एंड 92। तो देख सकते हैं कि केवल 2 ही ऐसा गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है, तो HCF 2 आ जाएगा। अब LCM ज्ञात करते हैं 510 और 92 का। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 का वर्ग है। और अन्य गुणनखंड ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उनको भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। गुणा 23 का जब आपस में गुणा करें 1460 प्राप्त होगा। अब यदि इनके HCF और LCM का गुणा कर दिया जाए तो हमें 46,920 प्राप्त होगा, जो कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अतः जांच सत्य है। ठीक है। दूसरे का तीसरा सवाल देखिए। 336 और 54 दो संख्याएं दी गई हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके देखते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि प्राप्त होगा 18,144। इसके पश्चात अब हमें दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले 336 2 का भाग देते हैं सबसे पहले।
ठीक है, इस तरह से हमें 336 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब हम 54 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, उसके पश्चात 3 से विभाजित करेंगे, दोबारा 3 से विभाजित करेंगे और इस तरह से 54 के भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। तो 336 को हम लिख सकते हैं तथा 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह से अगर हम HCF ज्ञात करते हैं 336 और 54 का, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। 2 की घात 4 और 2 में से 2 कॉमन है, छोटी घात 2 ही है, 2 की घात 1 है, और 3 और 3 की घात 3 में से 3 है। अगर हम LCM ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा? 2 की घात 4 और 2 की घात 1 में से बड़ी घात 2 की घात 4 है, तो हम LCM में उभयनिष्ठ गुणनखंड की उच्चतम घात को लेते हैं। 3 और 3 की घात 3 में से 3 की घात 3 अधिकतम है और 7 अकेला है, तो ये भी लेना पड़ता है। 2 की घात 4 हो गया 16, 3 की घात 3 हो गया 27 × 7। इस तरह से हमें प्राप्त होगा 3024। तो जब हम HCF और LCM का गुणा करेंगे तो हमें 18,144 ही प्राप्त होगा, जो कि 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं, अतः जांच सत्य हुई। इसके पश्चात तीसरा सवाल देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो पहला सवाल है 12, 15 और 21 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। 12, 15 और 21 का।
तीसरे का पहला सवाल देखिए, जिसमें 3 संख्याएं दी हैं, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 12 के अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5। 21 के गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 7। अब हमें इन तीनों संख्याओं 12, 15 और 21 का HCF निकालना है। तो HCF 3 आएगा, 3 सभी में अवनिष्ठ है। और दूसरी चीज है LCM निकालना। 12, 15 और 21 का LCM अगर निकालते हैं तो 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 3 में उच्चतम घात 3 ही है, उसके बाद 5 गुणा 7, 4 गुणा 105। इस तरह से हमें तीसरे का पहला आंसर प्राप्त होगा। 17 के 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो चाहो तो आप अपनी सुविधा के लिए 17 को 1 गुणा 17 लिख सकते हो। 23 को भी 1 गुणा 23, क्योंकि 23 भी अभाज्य संख्या है। और 29 को भी 1 गुणा 29 लिखा जा सकता है। तो जब आप इन तीनों का HCF निकालोगे तो इनमें कोई भी अभाज्य संख्या अवनिष्ठ न होने के कारण हम 1 लिख सकते हैं। और जब आप इनका LCM निकालोगे तो 17, 23 और 29 तीनों का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हमें 1 इसलिए लिखना पड़ा है ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए कि 17 को तो 1 गुणा 17 भी लिखा। तीनों का गुणा करने पर हमें 11,339 प्राप्त होगा। यही हमारा इस प्रश्न का हल है। प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा सवाल देखिए, जिसमें 8, 9 और 25 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3। आप लिख सकते हैं 8 के अभाज्य गुणनखंडों को 2 की घात 3 भी लिख सकते हो, और 9 के अभाज्य गुणनखंड को 3 की घात 2 लिख सकते हो, और 25 को लिख सकते हो 5 गुणा 5, यानी 5 का वर्ग। अब अगर आप इन तीनों का HCF निकालते हैं तो इनमें कोई भी गुणनखंड अवनिष्ठ नहीं है, तो इन तीनों का HCF 1 होगा। और जब LCM निकालोगे तो इन तीनों का आपको गुणा करना पड़ेगा। 8 का, 9 का और 25 का गुणा जब आप करोगे तो हमें 1800 प्राप्त होगा। जिसमें हमें 306 और 657 दोनों संख्याओं का HCF दिया गया है 9, और LCM ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। इसी नियम का प्रयोग करके हम इस चौथे सवाल को हल करने जा रहे हैं। उसको लिखते हैं। सबसे पहले HCF 306 और 657 है 9 के बराबर और हमें LCM ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के। दो संख्याएं यहाँ पे कौन सी हैं? पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 है। HCF हमें मिल गया है 9, LCM ज्ञात करना है। तो ये 9 306 गुणा 657 के अपॉन में चला जाएगा। 9 से काट सकते हैं 306, 9 से काटेंगे तो हमें 34 गुणा 657 प्राप्त होगा। संख्याएं लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 306 और 657। तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 22,338। इनका गुणनफल आएगा 22,338। यही इस प्रश्न का आंसर है। सवाल नंबर 5 देखेंगे, जिसमें लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई संख्या 0 पर अगर समाप्त है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि संख्या 6 की घात n, जहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है, वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो हम लिखेंगे यदि किसी n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी यदि छह की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 प्राप्त हो। 6 की घात n के जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n, और बाद में इसको लिखा जा सकता है 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो हम देख रहे हैं कि स्पष्ट है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है।
इस कारण संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां सवाल देखिए, जिसमें लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए देखते हैं। छठवां सवाल देखते हैं, जिसमें हमें दो संख्याएं मिली हैं। इससे पहले हम एक प्रमेय के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या है आधारभूत प्रमेय? प्रत्येक भाज्य संख्या को कम से कम दो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को कम से कम दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे पहले सवाल को देखेंगे, जिसमें लिखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इस संख्या को हम लिख सकते हैं, 13 कॉमन ले लिया, 7 गुणा 11 प्लस 1, जो कि बाद में हो जाएगा 77 प्लस 1, 13 गुणा 78। तो यह संख्या कैसी हो गई? यह संख्या भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि हमने संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार इसमें एक संख्या और भी दी गई है, तो देखिए यहाँ पे 5 कॉमन लिया जा सकता है। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अगर क्या है आगे चला गया, तो 5 की जगह पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दी गई संख्या को भी हमने दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। अतः यह संख्या भी भाज्य है। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
जो कि इस प्रश्नावली का 7वां सवाल। देखिए 7वें सवाल में क्या लिखा हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक खेल का मैदान है जिसका चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट एवं रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय है 12 मिनट। तो कितने समय पश्चात वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? इस प्रश्न में हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे एवं 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 गुणा 9 यानी 36, अर्थात अतः 36 मिनट के बाद में दोनों पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। इसमें और ज्यादा समझने के लिए समझ सकते हैं कि 36 मिनट में सोनिया का दूसरा चक्कर होगा लेकिन रवि का तीसरा चक्कर होगा, लेकिन दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कक्षा 10 के गणित का संपूर्ण हल आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।